ओके, देन वाराणसी, VARANASI, देन कुछ गैप करके WCUESGZQ। पैटर्न समझना है। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, V है, W है, तो UVW, ओके। ABC, अच्छा चलो ठीक है। RST, देन U, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वर्ड पहले है UVW और यहाँ पर अब कंटिन्यूएशन शुरू हो गया, ABC RST U। आई थिंक यहाँ पर 3 जो है अल्फाबेट्स होने चाहिए, ABCD, ओके। एन यहाँ पे 4 होने चाहिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6 एंड सो ऑन। अगर इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस, इसका राइट आंसर होगा आंसर 4। आप मैच कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक है। इतनी ही जल्दी और इतनी ही स्पीड में निकलना चाहिए आपका आंसर भी, जितनी स्पीड में यहाँ सॉल्व हो रहा है, तभी ये पेपर आप इजीली निकाल पाएंगे। इससे ज़्यादा थोड़ा सा स्लो करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, अभी टाइम है, ठीक है ना। 18 जून को टेंटेटिव एक एग्जाम बोला गया है, अब देखते हैं, डेट तो चेंज होती ही जा रही है एनटीए की। इंट्रोड्यूस करना है राकेश टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड। एक लेडी जो है अपने हस्बैंड को बोलती है राकेश की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए, ठीक है। ये है राकेश, ये है लेडी और ये उसके साथ है उसके हस्बैंड, तो एच। तो लेडी अपने हस्बैंड को कहती है कि इनके जो ब्रदर हैं, ठीक है, इनके जो ब्रदर हैं, यानी कि इनके ब्रदर के जो फादर है, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। इसके ग्रैंडफादर के ये बेटे हैं, ठीक है। तब तो हो गया, निकल आया ना। इनके दादाजी के ये बेटे हैं और ये इनके भाई हैं, तो बताइए ये दोनों आपस में क्या हुए? द वुमन इज रिलेटेड टू, क्या हुई? आंसर इजी है कि नहीं? यस, इसी तरह से सॉल्व होता है, आंसर है सिस्टर। ओके, क्लियर। चलिए अब let's solve the question. Question number 25. Two numbers are in the ratio 2:5. If 16 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजीली और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। रेशियो का सम है, मैथ से घबराना नहीं है, मैथ को अच्छे से समझ लो, हो जाता है ना। तो क्या बोलते हैं, दो पहले जो नंबर्स होते हैं, सपोज करते हैं x बाय y इज इक्वल टू, सपोज करना है अभी कि x है वो नंबर और y नंबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि x बाय y इज इक्वल टू 2/5। और अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2/5 y, ये मेरी x की वैल्यू आएगी। अब चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं x बाय y जो मेरे सपोज वाले नंबर है उसमें 16 ऐड कर दूं दोनों नंबर्स में, तो मेरे पास जो नंबर आता है वो 1:2 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x + 32, 1y यानी कि y + 60, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद बोलते हैं हमारे पास कहाँ है, x की वैल्यू चाहिए हमें पहले। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अब यहाँ पर x की वैल्यू जो थी पहले हमने निकाली हुई थी, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई है 2/5, यानी कि 2 × 2/5 y, क्योंकि दोनों नंबर्स को, ये वाले दोनों जो वैल्यू है इनको सेम करना पड़ेगा ना, इसलिए x को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। प्लस 32 था तो 32 उधर चला जाएगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन में आएगा तो 16 - 32 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। अब ये बिगर नंबर है तो इसी का सिंबल यहाँ पर चलेगा, ऐसे ही होगा ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4/5 y, क्योंकि 5 की वैल्यू y है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो y - y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16।
अब आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 1/5 बचेगा, ठीक है। 1/5 y, अब यहाँ पे क्रॉस करो ना, 5y 4y, 5 y में से 4y गया तो 1y तो बचा, तो 1/5 इज इक्वल टू -60, ठीक है। अब y की वैल्यू, y इस तरफ चला जाएगा तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 60, तो कितना आ जाएगा 80। अब जैसे मेरे पास y का वैल्यू निकल आया कि y का वैल्यू है 80, तो मेरे पास x का वैल्यू क्या था, 2/5 y था, तो y की जगह क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो मेरे पास x का वैल्यू निकल आएगा मल्टीप्लाई बाय 32। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ 80 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32। तो कहाँ है ऑप्शन में, ये है x और ये है y। इस तरह से रेशियो का सम आप लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको एक बार अपना प्रैक्टिस करके देखिएगा, नंबर चेंज कर लीजिएगा और अगर सही आंसर निकलता है तो आपको रेशियो सॉल्व करना आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे अगर पेज नहीं भी नजर आ रहा होगा ना, मैं थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ, मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, पहले आप देख लीजिए मैंने नंबर्स कैसे मेंशन किए थे, ठीक है। चलिए हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मजे की बात यह है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रही हूँ मैं, इस तरह का जो पैटर्न आएगा मैक्सिमम आंसर जो होता है सेम होता है। Superiority of intellect depends upon its power of concentration on one theme in the same way as a concave mirror collects all the way that strike upon it into one point, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है, हम किसी चीज से किसी को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं कि एक जो इंटेलेक्ट होते हैं उनकी सुपरियॉरिटी डिपेंड करती है कि वो कितना कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं एक ही थीम पर। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कनकेव मिरर जो है वो रोशनी को कलेक्ट कर लेता है एक निश्चित पॉइंट पर। तो हम किस तरह की स्टेटमेंट बोल रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, एनालॉजिकल स्टेटमेंट है या डिडक्टिव स्टेटमेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ये देखिएगा कि आपका दो चीजों में कंपेयर किया जा रहा है, अगर ऐसा हो तो आंसर हो जाएगा एनालॉजिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं। गिवन बिलो आर टू प्रीमाइस फोर yes, let's move on question number 27। given below are two premise four conclusion drawn from them। okay, दो प्रीमाइस दिए गए यानी दो तथ्य दिए गए हैं, इसी के बेस पर चार अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए हैं, कंक्लूजन निकाले गए हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा कंक्लूजन प्रीमाइस के साथ जा रहा है, ज्वाइंटली हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर। तो ये क्वेश्चन जो है आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन को निकालने के लिए ऑटोमेटिकली आपको मालूम ही है कि वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं, बट हमें किस तरह से बनाना है सोच समझ के। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द डांसर्स। तो मोस्ट ऑफ द कहा है, ऑल नहीं कहा गया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो मान लीजिए कि मैं डांसर के लिए एक सर्कल बनाती हूँ, डांसर, ठीक है, और फिजिकल फिट के लिए भी मैं बनाती हूँ फिजिकल फिट, लेकिन वो कह रहा है मोस्ट ऑफ, इसके लिए थोड़ा सा रह गया, बाकी फिजिकल फिट है। चलो फिर कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सिंगर आर डांसर। अब यहाँ पर देखो ये जो डांसर्स है, कह रहे मोस्ट ऑफ द सिंगर आर डांसर, यानी कि एक सर्कल और बनेगा जिसमें ये कह रहा है कि ज्यादातर सिंगर जो है वो डांसर भी हैं, ठीक है। एक सिंगर है और वो थोड़ा सा इस सर्कल के अंदर भी जा रहा है, मतलब फिजिकल फिट के अंदर तो नहीं जा रहा है, बट हाँ वो डांसर्स के अंदर जा रहा है। अब हमें ये नहीं समझ में आएगा कि किस डांसर्स के अंदर में गया, जो फिजिकल फिट है वो वाला सर्कल में गया है या बाहर। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। कंक्लूजन कह रहा है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट। ये वैलिड हो सकता है या इनवैलिड होगा, जल्दी बताओ। क्या मुझे इस पिक्चर से ये देखने पे लग रहा है कि ये वैलिड है या इनवैलिड? तो ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये हो गया इनवैलिड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, ये तो हो गया इनवैलिड, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर। अब कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द डांसर्स जो हैं वो सिंगर्स है, तो ये हो सकता है क्योंकि दोनों के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और ये सर्कल इससे भी कनेक्ट है। कितना कनेक्ट है ये नहीं मालूम, लेकिन कनेक्शन तो है। तो यस, ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स, ये वैलिड लग रहा है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल फिट पर्सन आर सिंगर, आपको लग रहा है ये पिक्चर से?
तो ये नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द फिजिकल फिट ये नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन हमें दो निकालना था, तो हमारे पास दो निकल आए ना, एक तो मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स और दूसरा मोस्ट ऑफ द फिजिकल फिट पर्सन आर सिंगल। मोस्ट ऑफ द फिजिकल पर्सन आर नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द फिजिकल, हाँ ये हो सकता है, सॉरी डांसर कह रहे हैं ना, डांसर हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। देखिए बी और सी कहाँ पर है, बस हो गया सॉल्व। बस इतना ही इजी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्री सपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग के दो पैटर्न है, एक तो है डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्ट करना बहुत इजी शब्दों में समझना, और एक है इंडक्टिव, इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को बढ़ाना। ये डिडक्ट करना, कम करना, यानी कि बड़े की तरफ से चीजें छोटी छोटी जाती है, ठीक है, और ये छोटे से बड़े की तरफ पहुंचती है, इंडक्शन, ठीक है। इंडक्टिव रीजन, सॉरी इंडक्शन क्या नहीं, इंडक्टिव रीजन। अब आपको बताना है कि प्री सपोजिशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, ठीक है। मैं तब तक इसको इरेज करती हूँ, आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अनचेंजेबिलिटी इन नेचर, हार्मनी इन नेचर, या यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ये चारों चीजों को समझना है। एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। सर्वसमिका का नियम, प्रकृति में सामंजस्य, प्रकृति में अपरिवर्तनीयता, या प्रकृति की समरूपता। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आई थिंक इसका आंसर कर लेंगे, अगर ये समझ में आया होगा क्लियरली तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वापस इंग्लिश में चलते हैं। आई थिंक हिंदी वालों ने तो आंसर कर दिया होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्री सपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग, तो हो जाएगा, आइडेंटिटी की बात करें ना, प्री सपोजिशन बोला गया है, तो वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी होगा, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये चारों को अलग अलग से एक बार पढ़ के जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है जिसे ये समझाया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोगों में से वाकई कितने प्रोफेसर बनने लायक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इफ द प्रपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस इज टेकन टू बी फॉल्स। डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो रेयर ही मतलब किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर मैं इसे फॉल्स कह दूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस कैन बी क्लेम टू बी सर्टेनली ट्रू। तो इसमें से जो पक्का बताइए कि सच क्या हो सकता है कि होगा ही होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस। अब ऑल वाला बताओ, आपको याद होगा सिलोजिज्म में एक तो होता है ऑल, एक होता है नो यानी कोई भी नहीं, फिर होता है सम, ठीक है, और फिर होता है सम नॉट। हमने पढ़ा है ये, धीरे धीरे करके चलेंगे, एक ही करके समझो, ठीक है। ऑल वाला यहाँ पे कह रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस, मतलब ये सम वाली लाइन है, ठीक है, कि सम एनिमल्स, सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस एंड सम आर नॉट। इतना इस तरीके से समझो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल डोमेस्टिक एनिमल आर फेरोशियस, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑल वाली तो बात ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत कम फेरोशियस होते हैं। अगर मैं इसे फॉल्स कह दूं, तो इनमें से कौन सा पक्का सच होगा कि ज्यादातर एनिमल जो होते हैं वो फेरोशियस होते हैं, ठीक है। तो एक हम इसको थोड़ा सा साइड करके रख लेते हैं, भाई ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा। बताइए मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक हो सकता है, ज्यादातर एनिमल, मैं यहाँ कह रही हूँ कि कुछ होते हैं, ये कह रहे हैं ज्यादातर एनिमल, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अरे भाई नहीं हो सकता, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। जब भी बात हो रही है थोड़ा सही है थोड़ा होता है, यहाँ तो मोस्ट है, मोस्ट का कनेक्शन ऑल से होता है, तो ये नहीं होगा। नो डोमेस्टिक एनिमल इज फेरोशियस, बिल्कुल ये है, क्योंकि यहाँ पर देखो कहा है कि अगर मैं इसे फॉल्स कहूँ तो फिर ट्रू क्या हो जाएगा, नो डोमेस्टिक एनिमल इज फेरोशियस, वो ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट वाला। सम डोमेस्टिक एनिमल आर नॉन फेरोशियस, बिल्कुल सी और डी दोनों सही है। आपको समझ में आया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ आपसे पूछा गया कि वेन डायग्राम के बारे में क्या यहाँ पर सही नहीं है। इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल ये तो सही है, जब आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है उसकी वैलिडिटी को परखने के लिए वेन डायग्राम बनाया जाता है, तो ये तो ठीक है। इट रिप्रेजेंट बोथ द प्रीमाइसेस ऑफ सिलोजिज्म इन वन डायग्राम, एक ही डायग्राम में दो तरह के प्रीमाइस को चेक किया जाता है, तो ये भी हमने एक पिक्चर में देखे हुए हैं, एक क्या कई क्वेश्चंस में हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स टू ओवरलैपिंग सर्कल फॉर द टू प्रीमाइसेस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरी। अब सिर्फ क्या दो ओवरलैपिंग हमें चाहिए होते हैं, हाँ तो नहीं होता ना, कभी तीन भी चाहिए होता है, कभी उसके कम भी, कभी ओवरलैप नहीं भी करते, तो इट इज ओनली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो ये थर्ड नंबर तो मुझे लग रहा है ये नहीं है। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट क्लास एज वेल एज प्रीपोजिशंस, ये दोनों है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है नॉट करेक्ट।
ये थी आपकी आज की क्लास। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी बाकी क्वेश्चंस के साथ।